हेलो एवरीवन, आई एम आयुष श्रीवास्तव। ब्लू वेव यूट्यूब चैनल के अल्फा सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दोनों जो रिसोर्सेज हैं, पूरे ज्योग्राफी में हम लोग को क्लास 10th के रिसोर्सेज को ही कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज हर चैप्टर में रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है, रिसोर्सेज कैसे खत्म हो रहे हैं और उनको कैसे बचा सकते हैं, हम लोगों को क्लास 10th में यही आइडिया लेकर कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। तो फॉरेस्ट तो सबको पता है कि एक रिसोर्सेज है जहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है इसकी वजह से हम फॉरेस्ट को बचाते हैं? नहीं, बहुत सारे और भी इसके हमको रोल देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ भी हम लोगों के लिए रिसोर्सेज है, और जब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है तो मतलब क्या कि वाइल्ड लाइफ की वजह से भी हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बैलेंस वे में देखने को मिलेगा। सबके इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। देखिए यहाँ पे कुछ जो दो तीन वर्ड है, पहले आप उसको समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायो का मतलब क्या हो गया? तो जब हम बायो की बात करते हैं, जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो का मतलब जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी। तो जहां पे भी लिविंग बीइंग एक ही पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो लिविंग बीइंग की स्पीसीज जो रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब देखिए हमारे बायोडाइवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वहां पे एक बोला जाता है फ्लोरा और फौना बोला जाता है। आप याद रखिएगा, फ्लोरा मतलब क्या? जो प्लांट स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। वहीं पर फौना क्या मतलब क्या? एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में जो कंप्लीट करना है वह हम लोगों को सबसे पहले समझना है फॉरेस्ट हम लोगों के लिए कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइल्ड लाइफ हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इकोलॉजिकल सिस्टम एज फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड। एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के तरीके से ये काम करते हैं जहाँ पे और सारे जो लिविंग बीइंग होते हैं वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। खैर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बस इतने से पॉइंट्स बताया गया हुआ है। खैर हमको जो समझना है थोड़ा सा और भी हमको इसके रिसोर्सेज के बारे में समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर फॉरेस्ट हमारे लिए रिसोर्स कैसे होता है, आप ऐसे समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट हमारे लिए रिसोर्स कैसे होगा? ये सबको मालूम है कि अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन, जहाँ पे ट्रीज होते हैं हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, हमें वुड मिल जाता है और हमें कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं। यह बेसिक इंफॉर्मेशन सबको मालूम होगा, लेकिन हम क्लास 10th के लेवल पे अगर समझेंगे तो हमें बस ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं जानना है, हमें क्लास 10th के आईक्यू लेवल पे हमको इस टॉपिक को डिटेल में समझना है। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे यह तो एक क्या है, यह शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर जो भी बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के हैबिटेट के लिए यह शेल्टर प्रोवाइड करता है। साथ में हमको यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि यह जो मेडिसिन भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब दवा, हम लोगों को बहुत सारे जो दवा होते हैं वो हम लोगों को फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। अब बहुत सारे जो दवा है वो अगर फॉरेस्ट से मिल जाते हैं, इसके बाद से हमें जो समझना है कि जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? तो फॉरेस्ट का जो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने को लेकर, क्लाइमेट को कंट्रोल करना, या फिर जो हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को हम लोग बैलेंस करने में यहाँ पर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाता है। मैंने आपको यहाँ पर यह बोला कि फॉरेस्ट एक टाइप का रिसोर्स है, और जहाँ पे फॉरेस्ट एक टाइप का रिसोर्स है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें यह देखने को मिलता है कि इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पर एक फॉरेस्ट है हम लोगों के लिए इस टाइप से रिसोर्सेज है कि जहाँ पे वो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। अब क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है? हम जानते हैं कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अर्थ पर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता रहता है। हमारे अर्थ पर पॉल्यूशन का लेवल कैसे बढ़ता है? तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है। अब अगर हमारे ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से मान लेते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई भी व्हीकल रन कर रहे हैं, कोई भी अगर इंडस्ट्री यहाँ पे रन हो रही है तो रन होने की वजह से यहाँ पे जो स्मोक निकलेंगे उस स्मोक की वजह से क्या देखने को मिलता है? उस स्मोक की वजह से हमको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि उस स्मोक की वजह से हमको यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि यह जो
कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस होते हैं वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में अगर कुछ भी अगर इम्प्योरिटी चली जाएगी तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन बोलते हैं। अब पॉल्यूशन इस तरीके से इम्प्योरिटीज यहाँ पे इन्वायरमेंट में चली गई। अब इन्वायरमेंट में अगर इस तरीके से पॉल्यूशन चले जाएंगे तो ये जो ट्रीज होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। आप देखते होंगे कि जब मॉर्निंग का टाइम रहा और जब एकदम इवनिंग का जब टाइम रहता है तो मॉर्निंग के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो एरिया है वो एकदम क्लीन रहता है। तो कहने का क्या मतलब कि जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट का काम क्या होता है, तो फॉरेस्ट का काम ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे यह समझा कि फॉरेस्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो अलग अलग टाइप के स्पीसीज को या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने फॉरेस्ट के बारे में इतने सारे टर्म को समझा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, अब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी हम लोगों के लिए यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है यह भी हम लोगों के लिए एक बहुत सारी एंगल से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम लोगों को इसके ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं। जैसे क्या, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, मतलब जो जानवर हैं, जानवरों का क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जानवर भी क्या करते हैं हमारे, एक तो पहले सबसे पहले फूड वेब के जो चेन बनते हैं या जो फूड चेन बनता है उस चेन को जब मेंटेन करने का काम करते हैं। फूड चेन जब मेंटेन रहेगा तो हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो सराउंडिंग एरिया इस तरीके से यहाँ पर मेंटेन रह सकता है। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होते हैं उनसे ही हम लोगों को देखने को मिलता है मेडिसिन जैसे जो रिसोर्सेज हैं वह भी मिल जाते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, यह भी हम लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फूड वेब को मेंटेन करने में, मेडिसिन को प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस, ये भी क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस कर देते हैं। और इन्वायरमेंट को जब ये बैलेंस करते हैं तो इन्वायरमेंट के बैलेंस करने की वजह से यह भी हमको देखने को मिलता है कि ये हम लोगों के लिए रिसोर्सेस हैं। अब रिसोर्सेस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फूड वेब हम लोगों को यह मेंटेन करने का काम करते हैं, फूड चेन को मेंटेन करने का काम करते हैं। सेकंड, मेडिसिन को, जब मेडिसिन हम लोगों को बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, वाइल्ड लाइफ के स्किन से, बोन से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं और ये इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में इन्वायरमेंट को ये बैलेंस रखने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको यहाँ पे यह समझना था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बताया गया हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाएगा इंडिया इज द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज नियरली 8.1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। मतलब जितने भी फ्लोरा और फौना की जो स्पीसीज जितने भी नंबर हैं उस नंबर के हम लोगों को 8.1% हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो 8.1% हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो फ्लोरा है और जो फौना है, फ्लोरा है और जो फौना है, यह हम लोगों को टोटल इंडिया में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट नंबर आपको ये याद रखना है। एक ही बात आपको यहाँ पे याद रखना कि इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि फ्लोरा और फौना जो है वो क्या है, वो 8.1% पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे इंडिया में है। मतलब इंडिया के पास में रिच डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में स्पीसीज अवेलेबल है, आपको यह याद रखना है। सेकंड कहा जा रहा है यहाँ पे एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो 8.1% जो फ्लोरा है इसमें से हमको देखने को मिलता है कि जैसे जो वाइल्ड फ्लोरा है, अब जो फ्लोरा में एक कैटेगरी जिसको हम लोग वाइल्ड फ्लोरा बोलेंगे, इसका जो टोटल 10% है वो थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गया हुआ है, बहुत खतरे के निशान पर है। कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसके स्पीसीज के जो नंबर होंगे वो नंबर कम होते जाएंगे, उसके नंबर बहुत जल्दी कम होते जाएंगे। तो ये हमको देखने को मिलता है। वहीं पर जो 20% मैमल्स हैं, मैमल्स ऐसे जो
मैमल्स ऐसे जो जो फीमेल्स टाइप के जो स्पीसीज होते हैं, तो वह लोग भी क्या करते हैं, वहां पे भी हमको देखने को मिलता है उनके ऐसे टोटल जो 20% है वह भी थ्रेटेड कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब वो उनके नंबर कम होते जा रहे हैं। अब उनके नंबर कम होते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमको यहाँ पे यह भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे मैनी आर द कैटेगराइज एज क्रिटिकल, एक तो थ्रेटेड कैटेगरी है, सेकंड नंबर पर क्रिटिकल कैटेगरी कहा जा रहा है। साथ में वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक इटीसी, कुछ ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनके नंबर बहुत जल्दी रैपिड तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर रैपिड तरीके से खत्म होते जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, तो क्रिटिकल बोलते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनके नंबर बहुत रैपिड तरीके से खत्म होते जाएंगे क्या बोलेंगे, तो क्रिटिकल बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो थ्रेटेड है, जिन पे खतरा का चांस ज़्यादा बना हुआ है, जिनको जो बहुत जल्दी रिड्यूस होते जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे क्रिटिकल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ गए हैं, एकदम खत्म हो जाएंगे, आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, जब भी खत्म हो जाए तब भी खत्म हो जाए, लेकिन खत्म जल्दी हो जाएंगे। क्या पता हमारे एडिटर की शादी से पहले खत्म हो जाए। हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस तरीके से हमको फ्लोरा और फौना देखने को मिला, जिसमें से बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज इस तरीके से जो है हमको देखने को मिलता है। स्लो लियोपर्ड हो गया, लॉयन टेल्ड मास्को हो गया, मतलब एक हम लोग बोलते हैं लायन टेल्ड मैकॉक का मतलब लंगूर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको यह देखने को मिलता है कि यह भी नंबर कम होते जा रहे हैं। कहने का यह मतलब कि बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो सब स्पीसीज हम लोगों को यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि वो नंबर कम होते जा रहे हैं। अब बहुत सारे ये जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हमको यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस के नंबर कम हो रहे हैं। ये जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज के नंबर कम हो रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो आज से ये रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं। ये जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, और जहाँ पे जो रीजन है, मेन जो रीजन रहा वो कॉलोनियल टाइम पीरियड का रीजन रहा। कॉलोनियल टाइम पीरियड, जब हम बात करते हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड, तो कॉलोनियल टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पर यह होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में रूल करने लगे, और जब अंग्रेज अगर इंडिया में रूल कर रहे थे तो अंग्रेज के इंडिया में रूल करने की वजह से यह देखने को मिलता है कि जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, तो अंग्रेजों ने अपने डेवलपमेंट के लिए हमारे देश का जो इन्वायरमेंट सिस्टम है उसको वो लोग अनबैलेंस कर दिए, वो लोग डैमेज कर दिए, वो लोग डिप्लीट कर दिए, वो लोग इतने खतरनाक तरीके से हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे कि आज हमारे जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो गए हुए हैं, बहुत सारे नंबर कम हो गए हैं। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहले रेलवे नेटवर्क। अब देखिए रेलवे नेटवर्क एक यहाँ पे एक फैक्टर है। क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स के आने के टाइम पीरियड पे यह देखने को मिला कि उन लोगों ने रेलवे के स्लीपर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक्सटेंशन ऑफ या एक्सपेंडिंग ऑफ रेलवे स्लीपर्स हम बोल सकते हैं। स्लीपर्स, रेलवे के स्लीपर्स, जैसे ये रेलवे की ट्रैक है तो ट्रैक को जो होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए जो स्लीपर्स लगाए जाते थे वो पहले वुड का लगाया जाता था, आज ये सीमेंटेड वाले पार्ट रहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कहां से कहां तक इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम पे रेलवे चली थी। तो देखिए जब ब्रिटिशर का टाइम पीरियड था तभी देखने को मिलता है रेलवे के जो स्लीपर्स बनाए गए हैं, ऐसे रेलवे के स्लीपर्स को के लिए हमको देखने को मिलता था कि बहुत सारे नंबर में जंगल को कट कर दिया गया। इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी, आप वहां पे पिक्चर देखिएगा तो आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे यही है रेलवे नेटवर्क। अब रेलवे के नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सारे जो जंगल के एरिया थे वो जंगल के एरिया को कट किए जा रहे थे। अब जब जंगल के एरिया को कट किया गया तो यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे टीक हो गया और जो साल करके यहाँ पे हमको जो ट्रीज देखने को मिलते हैं वह सारे ट्रीज के नंबर खत्म होते जा रहे थे। तो फर्स्ट नंबर पे रेलवे नेटवर्क या एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हम बोल सकते हैं। अब रेलवे के लिए यहाँ पे जो स्लीपर्स बनाए जा रहे थे यह सब हमको यही देखने को मिलता है कि वो वुडन वाले वुड के बनाए जाते थे। वुड कहाँ से मिलता, तो फॉरेस्ट से मिलता। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कमर्शियल फॉरेस्ट्री। जब हम बात करते हैं कमर्शियल फॉरेस्ट्री की तो मेरे को यहाँ पर यह देखने को मिलता है कमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या था। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ पर ऐसा हमको देखने को मिलता है कि कमर्शियल क्रॉपिंग टर्म कॉलोनियल टाइम पीरियड था। हम लोगों ने हिस्ट्री में कंप्लीट किया एक टॉपिक कमर्शियल क्रॉपिंग। कमर्शियल क्रॉपिंग क्या होता है, वही एग्जांपल यहाँ पे कमर्शियल फॉरेस्ट्री का।
कमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब आप पहले समझिए, जब हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कमर्शियल कमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब कि जैसे जंगल को काटा गया और जंगल को काट करके जंगल के जो रिसोर्सेज थे उनको हम लोग मार्केट में सेल कर रहे थे। कमर्शियल जब भी कभी कोई भी टर्म जब भी कभी सेलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जब कभी हम सेलिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे तो हमको वहां पे क्या देखने को मिलता है, हमको वहां पे कमर्शियल फॉरेस्ट्री देखने को मिलता है। कमर्शियल फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे और कमर्शियल फॉरेस्ट्री से हम लोगों को यहाँ पर कि मतलब इस तरीके से कि सेलिंग करने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए यह भी देखने को मिला था कि जो जंगल वाले जो एरिया थे, जंगल वाले एरिया को कट किया जा रहा था। तो एग्रीकल्चर कमर्शियल तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया और जैसे रबर हो गया और भी जो सारे कमर्शियल क्रॉपिंग थे, कमर्शियल क्रॉप को करने के लिए जरूरी था कि जंगल को काटा जाए। तो इंडिया में कॉलोनियल टाइम पीरियड में कमर्शियल क्रॉपिंग को प्रमोट करते हुए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जंगल को कटवा दिए। ब्रिटिशर्स आए तो थे, मैंने बोला, बट वो हमारे कंट्री का इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं माइनिंग की। और जब माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो जमीन के नीचे से जो रिसोर्सेज निकालने हैं। अब जब कभी भी अगर जमीन के नीचे से अगर रिसोर्सेज निकालने होंगे तो मतलब जमीन के नीचे, जमीन पर पहले ट्रीज हैं, ट्रीज को कट करना होगा, ट्रीज को कट करके ही तो हम वहां से रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। तो माइनिंग में जमीन के अंदर से रिसोर्सेज निकाले जाते हैं और रिसोर्सेज निकालने की वजह से भी बहुत सारे जो ट्रीज एरिया थे उन सारे को खत्म किया गया। इसके भी हमको इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे जैसे इकोलॉजिकल तरीके से इम्बैलेंस कंडीशन हमको देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन क्यों किया गया था कि जब यह हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो हमको देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का लेवल बढ़ जाता है। अगर पॉपुलेशन का लेवल बढ़ेगा तो पॉपुलेशन के लेवल के बढ़ने की वजह से हमको देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन का लेवल बढ़ने की वजह से उनकी जो डिमांड होती है वो डिमांड बढ़ जाती है। कभी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी अगर डिमांड बढ़ गई, अब पॉपुलेशन बढ़ा उसकी डिमांड बढ़ी, तो उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे और एग्रीकल्चर करना जरूरी होगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि लोग क्या कर रहे थे, लोग इस तरीके से जंगल वाले एरिया को लोग कट करते जा रहे थे। तो बहुत सारे तरीके से हमको यहाँ पर यह देखने को मिला कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे थे, रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए। यहां पर कुछ टर्म बताए गए हैं। सबसे पहले डेंस फॉरेस्ट था, जहां पे वाइल्ड लाइफ थे और वहां पे बायोडाइवर्सिटी थी। सबसे पहले डेंस फॉरेस्ट था। जब हम बात करते हैं डेंस फॉरेस्ट का मतलब घने जंगल, घने जंगल की सन की लाइट भी ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाती थी, इतने घने जंगल थे, बहुत घने जंगल। तो जब ज़्यादा घने जंगल होंगे तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे तरीके से रह पाएंगे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के स्पीसीज वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके का हम लोगों को पहले ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। हम बात कर रहे थे डेंस नेचुरल फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की और बायोडाइवर्सिटी की। अब इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी, जैसे जैसे नए नए लॉ इंप्लीमेंट किए गए, तो देखने को मिलता है कि लोगों ने फॉरेस्ट को कट कर दिया। अब फॉरेस्ट को कट करके लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड को उसको में कन्वर्ट कर दिया था। अब एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया थे वो सब खत्म हो गए। और खत्म हो गए तो आज हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम लोगों को सिचुएशन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये सब कॉजेस नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, माइनिंग हो गया। यहाँ पे इसके कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स देखिए क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको ही एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोला था स्लैश एंड बर्न नाम से बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक और नाम से बोलते हैं, जो नाम होता है जिसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न मेथड। इसका मतलब क्या होगा, तो स्लैश एंड बर्न मेथड का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जैसे स्लैश का मतलब क्या हो गया, तो स्लैश का मतलब होता है जो राख हो गई, राख के लिए हम स्लैश का वहां पे यूज करते हैं, स्लैश एंड बर्न। वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले वो लोग क्या काम करते थे, सबसे पहले लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, जलाते थे, बर्न करते थे। और उसको बर्न करने के बाद में उसकी जो स्लैश जो मिलता था लोगों को, उसी राख को वो लोग मिट्टी में डाल देते थे। जब लोग मिट्टी में डालते थे तो फिर वहां से क्रॉप का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता था।
उस स्लैश को मिलाने से। तो लोग वहाँ पे खेती करते हैं, कुछ टाइम के बाद में खेती करने के बाद में वो लोग एक उस एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ देते हैं, ताकि वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो वापस से मेंटेन हो सके। तो इसके लिए ही वो लोग क्या करते थे, वो लोग फिर एक जगह क्लियर करने के बाद में एक्टिविटी कर लिए, कुछ साल के बाद उस ज़मीन को लोग छोड़ देते थे। जब ज़मीन को छोड़ देते थे तो मतलब अब वहाँ पे उसका कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग बार बार अपनी जगह को लोग चेंज करते जाते थे, शिफ्ट करते जा रहे थे, और शिफ्ट करने की वजह से हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिला। माइनिंग माइनिंग से भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो रहे थे। तो माइनिंग का मतलब ही यही होता है कि जैसे माइनिंग कभी भी करेंगे तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जो हैबिटेट है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और फॉरेस्ट जो है डिप्लीट हो देखने को मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, तो जब फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे ट्रीज थे, ट्रीज के नंबर को कट कर दिया गया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जहाँ पे वो स्पीसीज जो रह रहे थे, अब उनको सर्वाइवल के लिए वहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, और फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले एक डेंस फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे लोगों ने माइनिंग और एक्सकेवेशन जैसे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया। माइनिंग मतलब जमीन के नीचे से रिसोर्सेज को निकालना और निकाल करके लाना, ये सारी एक्टिविटी को माइनिंग एंड एक्सकेवेशन बोलते हैं। वहाँ से हमको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, और डिफॉरेस्टेशन जब ज़्यादा हुआ तो वहाँ से जो फॉरेस्ट थे वो डिप्लीट हो गए थे। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो डिस्टर्ब हो जाएगा, लैंड एक्सकेवेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे अभी हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे समझा सबसे पहले कि बहुत सारे जो कॉजेस हैं, बहुत सारे कॉजेस की वजह से ये जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। अब रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं तो जरूरी है कि कंजर्वेशन किया जाए। अब कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने डिमांड करने लगा, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अवेयर थे, लोगों को मालूम है कि ये रिसोर्सेज रहेंगे तो हम रहेंगे। गवर्नमेंट इस पर नादानी कर रही थी, लेकिन लोगों के रिक्वेस्ट करने पे, लोगों के बार बार इफोर्ट डालने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पे कुछ लॉ बनाया। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गवर्नमेंट इस यहाँ पे इम्पोज कर देती है। एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, एक एक्ट था जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था, तो 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसका मतलब क्या था कि जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का टाइम था। 1972 में जैसे कि कभी भी देखने को मिलता है कि जो लोग थे वो लोग कभी भी फॉरेस्ट एरिया में लोग एंटर कर जाते थे, लोग फॉरेस्ट एरिया के रिसोर्सेज को लोग डैमेज कर देते थे। यह सब डैमेज से बचाने के लिए, फॉरेस्ट को डैमेज से बचाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। लोगों ने क्या कर दिया, तो लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ पे जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया तो इस तरीके से अब एक कानून आ गया है, कानून आ गया तो जहाँ से गवर्नमेंट लोगों के को बचाने का, ये जो स्पीसीज है वो स्पीसीज को बचाने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद 19 इसी में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ही बहुत सारे नेशनल पार्क को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो नेशनल पार्क थे और बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे उसको बनाना स्टार्ट कर दी थी, ताकि स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। देखिए, गवर्नमेंट जब भी कभी कंजर्वेशन करती है तो गवर्नमेंट के कंजर्वेशन करने को लेकर के आपको यह 2-3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी कभी गवर्नमेंट अगर कंजर्वेशन करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है सबसे पहले क्या बना दिया जाए, तो बनाया जाए, या गवर्नमेंट बनाती है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हम बोलते हैं नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के बाद हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल पार्क के बाद हम यहाँ पे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ और बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, तो सेंचुरी का मतलब हो गया कि जब कभी भी जो एक स्पीसीज है, कभी भी किसी अगर एक स्पेशल टाइप के जो स्पीसीज होते हैं, ऐसे स्पीसीज का बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
कभी भी अगर एक स्पेशल टाइप के जो स्पीसीज हैं, ऐसे स्पेशल टाइप के स्पीसीज को जब कभी भी अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब यहाँ पे क्या, तो जब कभी भी एक टाइप के स्पीसीज, जैसे मान लेते हैं कि अगर टाइगर को प्रॉब्लम है और टाइगर को बचाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक टाइप के स्पीसीज को बचाया जा रहा है, क्या बोलेंगे, बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क में क्या होता है, जो फ्लोरा है और जो फौना है, वो अब दोनों को हम प्रोटेक्शन करते हैं। जब भी कभी अगर हम फ्लोरा और फौना का जब प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब एक पूरे इकोसिस्टम को जब हम बैलेंस करते हैं, तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने वाले इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं नेशनल पार्क। याद रखिएगा, नेशनल पार्क क्या होगा, तो नेशनल पार्क जो होता है वो फ्लोरा और फौना दोनों का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे टाइगर को ही प्रॉब्लम है, टाइगर के का जो फूड आइटम है उसको भी प्रॉब्लम है, अगर टाइगर के जो फूड आइटम है उसको भी प्रॉब्लम है और टाइगर को भी प्रॉब्लम, तो दोनों को बचाया जाएगा। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, पार्क बना देती है। पार्क कौन सा, तो नेशनल पार्क गवर्नमेंट बना देती है। अब नेशनल पार्क के बाद में फिर हमको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पीसीज का प्रोटेक्शन तो करते ही हैं, एक स्पेशल टाइप की स्पीसीज के साथ में जो फ्लोरा या जो फौना है, हम उसका भी प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम को हम बैलेंस करते हैं, और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के बाद में फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हम वहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। जब कभी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम यहाँ पे कभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बस आपको यहाँ पर ये तीन टर्म समझना था। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वह गोल नंबर 4 क्या बताता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें गवर्नमेंट ने यही बताया कि जो लोग भी इलीगल तरीके से हंटिंग कर, देखिए जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करती है। और जब गवर्नमेंट जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जब इंट्रोड्यूस करती है, तो वहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमको यही देखने को मिलता है कि इलीगल हंटिंग, जो इलीगल हंटिंग होती थी, उस इलीगल हंटिंग जैसे एक्टिविटी को बंद कर दिया गया कि हंटिंग, आप जानवरों को आप शिकार नहीं कर सकते हैं। जानवरों को शिकार से को बचाने के लिए इस तरीके से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब गवर्नमेंट ने बनाया था। अब जानवरों का शिकार करना, या फिर कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, तो लोग हंटिंग और पोचिंग करते हैं। पोचिंग का मतलब क्या होता है, तो पोचिंग का मतलब होता है कि इलीगल तरीके से ट्रेड करना, उनके बॉडी पार्ट को इलीगल तरीके से ट्रेड करना, किसी भी वाइल्ड लाइफ के बॉडी पार्ट को। यह इलीगल है, गलत है, गलत आप नहीं कर सकते। आप जैसे आपको जीवन जीने का अधिकार है, वैसे भी हमारे जो जितने वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर आप कभी किसी वाइल्ड लाइफ को परेशान करते हैं, तो बदले में वो भी आपको परेशान करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने यही नियम बनाया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, कि जो लोग भी अगर हंटिंग कर रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, या फिर जानवरों का शिकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट को अपने बेनिफिट्स के लिए वो लोग इलीगल तरीके से ट्रेड उसको सेल कर दे रहे हैं। जब भी कभी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसा होने की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने इसी को रोकने के लिए एक एक्ट लेकर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें एनिमल और जो प्लांट थे उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। आप यह भी याद रखिएगा कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एनिमल और प्लांट को बचाया जाएगा, और हंटिंग और जो पोचिंग जैसी जो एक्टिविटी होती है, हंटिंग और पोचिंग जैसी जो एक्टिविटी होती है, इसको भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने उनके हैबिटेट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या जो कंजर्वेशन है गवर्नमेंट वो स्टार्ट कर देती है, बचाना स्टार्ट कर दी थी। क्यों स्टार्ट कर दी थी? फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या बोला, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जंगली जानवर या जो स्पीसीज हैं अगर वो नहीं रहेंगे, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं रह पाएगा। अगर रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को बचाया जाए। नेक्स्ट, हैबिटेट्स, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स। जब हम बात करते हैं हैबिटेट्स की, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स की, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको यह देखने को मिलता है कि जब हम हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, तो हैबिटेट्स में कि जो उनका जो रहने का जो जगह है उसको बचाया जाए। अगर उनको नहीं बचाया जाएगा तो वो हमारे रहने वाले एरिया में आ जाएंगे, और अगर हमारे एरिया में अगर वो रहने आ गए तो उनको फ्री का पार्टी मिल जाएगा।
थर्ड नंबर पे बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज सभी लोग का प्रोटेक्शन हो सके। अगर एक भी स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और सबके लाइफ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से, पहले वल्चर होते थे। अब वल्चर क्या करते थे, किसी भी एनिमल का डेथ हो गया तो वह उसको खा जाते थे। तो जो इम्प्योरिटीज हवा में जा रही थी, जो गैसेस उसे निकल रहे थे, वह सब उस एनिमल के वल्चर के अंदर चला गया। अब वल्चर के अंदर चला गया तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता था। अब उसके अंदर से प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब कभी भी जो इम्प्योरिटीज वाले जो पार्ट हैं वह हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते हैं। आज वल्चर गायब हो गए हैं, अगर आज वल्चर गायब हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा, आज वल्चर गायब हो गए तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, जो हम लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक समझा कि कंजर्वेशन करना जरूरी होता है, और कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाया। गवर्नमेंट ने क्या बनाया, गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। गवर्नमेंट जू बना देती है, अलग अलग जगह पे जू बनाती है, जहाँ पे एक टूरिज्म स्पॉट रहेगा, जहाँ पर टूरिज्म स्पॉट के साथ साथ में और भी क्या देखने को मिलेगा, तो और भी यह देखने को मिलेगा कि वहाँ पर स्पीसीज का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1973 के डेट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया था, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उस जो प्रोजेक्ट का नाम था, उस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर के नंबर कम होते जा रहे थे, पहले जिनके टाइगर के नंबर अगर 55,000 तक थे तो देखने को मिला था 1973 में 1827। क्यों 1827 थे, आपने बहुत सारी मूवी देखा होगा, मूवी में जब जो जो राजपूत या फिर जो मेन लैंडलॉर्ड होते हैं, जो जमींदार होते हैं वहाँ के, उनके उनके घर में आपको देखने को मिलता होगा कि वो शेर के खाल अपने बेडरूम में या फिर अपने हॉल में वो जरूर लगाते थे, अपनी ब्रेवरी को दिखाते थे। तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब कि जो लायन था, जो टाइगर था, जो ये सारे जो स्पीसीज हैं, अपने ब्रेवरी का वो दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इनको मार डाला, इनके नंबर कम हो गए। और कितने नंबर कम हो गए, तो 55,000 पहले जहाँ पे 20th सेंचुरी में देखने को मिलता था, अभी 1927 के टाइम पीरियड पे हमको कितना देखने को मिलता है, तो 1827 देखने को मिल जाता है। मतलब नंबर कम होते जा रहे थे, नंबर अचानक से बहुत ज़्यादा नंबर कम होते जा रहे थे। और जब नंबर कम होते जा रहे थे तो नंबर के कम होने की वजह से यहाँ पर देखने को मिला कि बचाना जरूरी है। अगर टाइगर नहीं होगा तो फॉरेस्ट नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं रह पाएगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं रहेगा तो हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होगा कि हम लोगों को ड्रॉट जैसा कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए क्या होगा, अगर मैंने बोला यहाँ पे ये शेल्टर है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, तो ये लायन रह रहा है। अब लायन रह रहा है तो यह क्या कर रहा है, यह पूरे फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर जंगल ही खत्म हो गए तो जंगल खत्म हो गए तो शेर भी खत्म हो जाएंगे, और जब शेर खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से जो पहले क्लाउड का फॉर्मेशन होता, रेनफॉल होता ट्री की वजह से, वो नहीं हो पाएगा, बारिश कम होगी। अगर बारिश कम होगी तो इसका मतलब क्या कि हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कैसा प्रॉब्लम, तो जो ड्रॉट जैसा जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को ड्रॉट जैसा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हैवी रेनफॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे यह समझा कि गवर्नमेंट एक ऐसा स्पीसीज जो जिसके नंबर कम होते जा रहे थे, गवर्नमेंट उसको बचाने के लिए, कैसे बचाने के लिए, तो जैसे कोई भी अगर इसका हंटिंग कर लेगा, कोई भी अगर इसका शिकार करता है, कोई भी अगर इसका पोचिंग करता है, अगर कोई भी इसका पोचिंग करता है तो पोचिंग और हंटिंग जैसी एक्टिविटी ना कर सके, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही कंप्लीट किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, हमको देखने को मिलता है हंटिंग और पोचिंग इस तरीके से गवर्नमेंट 1973 में एक एक्ट लेकर आती है, जहां से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं, या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नेशनल पार्क में, ताकि इनके जो नंबर हैं, इनके नंबर बढ़ सकें। अगर इनके नंबर बढ़ेंगे तो हमारे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नंबर बढ़ेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर देती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया फॉरेस्ट का, कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया। तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन किया वो हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और क्या बोलते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देखिए 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं,
और जो 3 टाइप के फॉरेस्ट का गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन हमको बस एक ही देखने को मिलता है, ताकि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज हो सके, जो जरूरतमंद है लोग उनको भी रिसोर्सेज का फायदा मिल सके, और हम अपने रिसोर्सेज को बचा भी सकें। मतलब यहां पर भी क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने आपको यहां पे यह बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं क्या होता है, कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे, कंजर्व करते हुए यूज करेंगे, जहां से क्या होगा, जहां से हमको यह देखने को मिलेगा कि जो प्लांट स्पीसीज है, सॉरी, जो जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज बचे रहेंगे, इस कदर बचे रहेंगे कि जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है वह भी यूज कर सकेगी, और जो फ्यूचर की जो जनरेशन है वह भी यूज कर सकेंगे। मतलब कि हम लोग अभी के जो जनरेशन वाले जो लोग हैं वह भी यूज करेंगे, हमारे एडिटर साहब वो भी यूज करेंगे, और फ्यूचर में जो छोटे छोटे जो एडिटर आने वाले हैं, उनके जो छोटे छोटे एडिटर आने वाले हैं वो भी उसका यूज करेंगे। तो कहने का क्या मतलब? कहने का यह मतलब कि हमको बचाना जरूरी होगा, रिसोर्सेज को बचाना जरूरी होगा। बचाने के लिए हमको उसका क्लासिफिकेशन करना होगा, पता तो चले कि कहाँ कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है हम उसको बचाएंगे, जिसकी वैल्यू कम है, जो हमको इजीली मिल जाएगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में जो क्लासिफिकेशन था गवर्नमेंट ने वह कर दिया। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट की। तो देखिए रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब वहां पे किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती थी, वहां पे कोई इजीली नहीं जा सकता था। तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे यही बोलने का मतलब है कि जो फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जहां पे रिजर्व कर दिया गया कि वहां पर किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं हो सकती है। एंट्री किन की होगी? तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे उन्हीं लोगों की एंट्री होगी, नॉर्मल से लोग नहीं जा सकते हैं इस एरिया में, इस जंगल में नहीं जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है? स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करते हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या हो सकता है कि लोगों का एंट्री तो हो सकता है, लोग वहां पर जा सकते हैं, बट आप वहां के किसी भी रिसोर्सेज को आप अपने साथ लेकर नहीं आ सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लोगों की एंट्री वहां पे होती है, लोग वहां पे जाते हैं, वहां के रिसोर्सेज को विजिट करने जाते हैं, बट आप वहां के रिसोर्सेज को आप लेकर आप नहीं आ सकते। ये हो गया प्रोटेक्टेड, ताकि वहां पे भी बचाएंगे और यहां पर भी बचाएंगे। थर्ड नंबर अनक्लास फॉरेस्ट। अब अनक्लास, जिसको क्लासिफिकेशन ही नहीं किया गया है, जहां पे जो विलेज एरिया के आसपास का जो फॉरेस्ट होता है, जहां से जो विलेज एरिया के जो लोग हैं वह लोग उस ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं, वुड के जो प्रोडक्ट हैं, या फिर जो फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे लोग उस प्रोडक्ट का लोग, उस गांव के जो लोग होंगे, जो विलेज पीपल होंगे, वो जो कम्युनिटी के जो लोग होंगे, वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब हमको यहाँ पे यह देखने को मिलता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन कर दिया। लिस्ट तो रहेगा, पता तो रहेगा, तभी तुम बचा सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा, अगर 9th क्लास आपने पढ़ा होगा, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, वहां पर भी ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो ब्रिटिशर्स भी सोसाइटी में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए 3 टाइप से वो लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया था, जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में। रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बता दिया, मैंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैंने बता दिया, मैंने अनक्लास फॉरेस्ट मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन की, तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन में हमको यहाँ पर यह देखने को मिलता है प्रोटेक्शन बाय कम्युनिटीज। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि रिसोर्सेज बचे। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, तो खुद भी आपको इफोर्ट करना होगा, और लोग सोचे कि हम अवेयर हैं, हम जागरूक हैं, हमारा रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज से हमको फायदा होगा। अगर रिसोर्सेज अगर हमको फायदा होगा तो बचाएगा कौन? हम बचाएंगे, जाहिर सी बात। ये देश जैसे हम सबका है, तो रिसोर्सेज किसका होगा? हम सबका होगा। अगर हम सबका अगर रिसोर्सेज है तो इसका क्या मतलब? बचाना भी जरूरी है। बात कर रहे थे सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखिए कंजर्वेशन जब कम्युनिटी की तरफ से किया गया तो सबसे पहले एक नाम आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमको देखने को मिलता है राजस्थान में। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में हमको क्या देखने को मिला यहाँ पर कि गवर्नमेंट, एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या दे दिया? तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया माइनिंग करने का। अब माइनिंग मतलब क्या? जमीन के नीचे से रिसोर्सेज लाना। अब रिसोर्सेज निकालने, रिसोर्सेज लाना, इसके लिए जरूरी है कि जंगल के वाले एरिया को कट किया जाए, एकदम उसको क्लियर किया जाए, और क्लियर करने के बाद में वहां से रिसोर्सेज निकाला जाए जमीन के नीचे से।
भाई रिसोर्सेज निकालेंगे वो बात सही है, लेकिन रिसोर्सेज निकालने के चक्कर में हम अपना इन्वायरमेंट खत्म कर दें, हमारे पास वहाँ पे ट्री भी नहीं रहेगा, तो लोगों को ऑक्सीजन और भी बहुत सारे और लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, क्योंकि अंदर से जब कुछ निकाला जाएगा तो अंदर की जो इम्प्योरिटीज होगी, वह अंदर की इम्प्योरिटीज हमारे आउटर सरफेस पे आकर के अफेक्ट करेगी। अगर आउटर सरफेस पर अगर यह अगर अफेक्ट करेगी तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोग अवेयर थे, लोगों ने क्या किया कि नहीं यह नहीं होना चाहिए, तो लोग जो डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी किया जा रहा था माइनिंग की वजह से, तो लोगों ने उस डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी के लिए आवाज़ उठाया, और आवाज़ उठाने से गवर्नमेंट उस एक्टिविटी को बंद कर देती है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। सेकंड हमको देखने को मिलता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर भी यहां पे जब हम बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की, अलवर डिस्ट्रिक्ट में सेकंड जो फॉरेस्ट थे 1200 हेक्टेयर्स वाले फॉरेस्ट जो थे, ऐसे फॉरेस्ट को उन लोगों ने कंजर्व कर लिया था। देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ पे कुछ यही सब एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट की वजह से अगर कभी कोई डिफॉरेस्टेशन कराया जा रहा है तो वहाँ पे जो लोग हैं वह आवाज़ उठाने लगे, वह लोग ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगे, तो कम्युनिटी कंजर्वेशन लोगों को यही सब देखने को मिल जाता है। देखिए एक मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं कहाँ पर, तो हमको देखने को मिलता है चिपको मूवमेंट। कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था उत्तराखंड में, यूके, इंडिया का यूके उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या कौन सा मूवमेंट हुआ, तो चिपको मूवमेंट हुआ। अब चिपको मूवमेंट इसमें क्या बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं देखिए हम बात कर रहे हैं चिपको मूवमेंट की, और चिपको मूवमेंट मतलब क्या, तो उत्तराखंड में इसको प्रैक्टिस किया गया। इसमें जो पर्सन का नाम आता है वो किनका नाम आता है, मैंने यहां पे आपको बोला हमें देखने को मिलता है चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको मूवमेंट का मतलब क्या, तो चिपको मूवमेंट का मतलब यहां पर यह कि उत्तराखंड में जो सुंदर लाल बहुगुणा करके एक पर्सन थे, और भी इनको बहुत सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे, इनकी लीडरशिप में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया। इसमें क्या था, इसमें यह देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट यहां पर क्या करना चाहती थी, यहां पर गवर्नमेंट डिफॉरेस्टेशन करना चाहती थी, गवर्नमेंट यहां पर डिफॉरेस्टेशन करना चाहती थी, तो डिफॉरेस्टेशन ट्रीज को कट करने से बचाने के लिए लोग क्या किए, लोगों ने ट्री को गले लगा लिया, हग कर लिया था, ताकि पहले आप मेरा हत्या कर दीजिए, बाद में आप मेरे ट्री का आप हत्या कीजिएगा, बाद में मेरे आप एनवायरनमेंट का हत्या कीजिएगा, यह लोगों का यह मैसेज देने का था। तो गवर्नमेंट लोगों की हत्या तो नहीं करेगी, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसने गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और गवर्नमेंट जहां डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी जो करा रही थी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कौन सा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, याद रखिएगा। बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधन्या, नवधन्या यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यह जो लोकेशन है वह है हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। अब हिमाचल प्रदेश इस लोकेशन में क्या देखने को मिलता है, इस लोकेशन में यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि लोग बीज बचा रहे थे। बीज कैसे बचा रहे थे, देखिए प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए जरूरी होता है कि लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड को लोग यूज करते हैं। पालमपुर स्टोरी में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जहां पे HYV सीड्स का लोग वहां पे यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड जहां पे क्या हमको देखने को मिलता है, तो हमको यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन बढ़ाया गया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है, तो हमको देखने को मिलता है कि लोगों ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी डोज केमिकल, जो फर्टिलाइजर के जो यूज हो सकते हैं, केमिकल के जो यूज हो सकते हैं, पेस्टिसाइड के जो यूज हो सकते हैं, लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट थी, वह सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट थी वो कम हो गई। अगर कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी रेट अगर कम हो जाएगी तो मतलब कि प्रोडक्शन लेवल सही से नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन लेवल सही से नहीं हो पाया, तो प्रोडक्शन लेवल अगर सही से नहीं होगा, तो लोगों ने सोचा कि नहीं अब हमको सिंथेटिक टाइप के जो सीड्स हैं हम उसका यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम जो ट्रेडिशनल टाइप के जो सीड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल टाइप के जो सीड्स होते हैं, हम वैसे सीड्स का हम यूज करेंगे, ओल्ड मेथड से ही हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। यहाँ पे यह लोगों ने कोशिश किया, तो हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद से
चिपको मूवमेंट के ये एग्जाम्पल है। बीज बचाओ, आपको देखने को मिलता है कि लोग सीड को एक्सचेंज कर लेते हैं और बायोडाइवर्सिटी मेथड को लोग प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद से लास्ट है 1988, उड़ीसा का टाइम, उड़ीसा का लोकेशन। अब उड़ीसा के लोकेशन में क्या होता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है। उड़ीसा में हमको क्या देखने को मिला, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पर यह देखने को मिलता है 1988 के टाइम पे कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या था। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर यह था कि हमको देखने को मिल रहा था कि गवर्नमेंट के साथ साथ में जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग थे, तो दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, लोग प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग फॉरेस्ट को बचाने लगे। तो हम लोगों ने इस तरीके से यह समझा कि लोग क्या कर रहे थे, तो लोग ज्वाइंट होकर के लोग फॉरेस्ट को बचाने का लोग काम कर रहे थे, मिल करके सारे लोग काम करेंगे। अकेले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकेले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों लोग को मिलकर काम करना होगा, यह जरूरी था। तो सभी लोग मिलकर के इस तरीके से प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। इससे क्या फायदा हुआ, हमको देखने को मिलता है कि जैसे विलेजर्स जो थे वो विलेजर्स को भी जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज थे वो मिलने लगे, जैसे फायरवुड के लिए लकड़ियां मिलने लगी, टिम्बर मिलने लगे। तो इस तरीके से वो लोगों को फायदा होता है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का वो लोग यूज कर रहे थे कि मतलब वहाँ पे इकोलॉजी बैलेंस हो जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी का लोग कंजर्वेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट किया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।